हाँ, तो देखिए बच्चों, आज हम फिजिक्स क्लास 11th यूनिट 2 में रेखीय गति, ठीक है, रेखीय गति के बारे में समझेंगे। रेखीय गति क्या होती है। तो हमारा आज का टॉपिक है रेखीय गति, ठीक है, या सरल रेखीय गति भी बोलते हैं इसको। रेखीय गति, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि रेखीय गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, एक सीधी रेखा में गति करती है, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को रेखीय गति कहते हैं। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को रेखीय गति भी कहते हैं। रेखीय गति कहते हैं, ठीक। अब हमारा यहां से क्वेश्चन आता है अगला कि एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति किसे कहते हैं। तो देखिए, एक विमीय गति क्या होती है। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, अर्थात एक अक्ष पर गति करे, या तो सिर्फ एक्स अक्ष में, या सिर्फ वाई अक्ष में, या सिर्फ जेड अक्ष में। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं, ठीक है। तो एक विमीय गति भी रेखीय गति का उदाहरण है, ठीक है। तो एक विमीय गति को हम रेखीय गति भी कह सकते हैं। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति, ठीक है। दूसरी आती है हमारी द्विविमीय गति। तो जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है, समतल का मतलब है किसी दो अक्ष पर गति करती है, एक्स और वाई। तो जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे रोड पर चलते हुए वाहनों की गति, ठीक, जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति, बिलियर्ड्स बॉल की गति, वृत्तीय मार्ग में गति, ये सभी द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। जब कोई वस्तु समतल में गति करती है, दो अक्षों पर गति करती है, तो उसको बोलते हैं द्विविमीय गति, ठीक है। फिर आता है हमारा त्रिविमीय गति। तो जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है, आकाश मतलब जमीन से ऊपर उठ जाती है, तो वो एक्स अक्ष पर भी जा सकती है, वाई अक्ष पर भी जा सकती है, जेड अक्ष पर भी जा सकती है। तो जब कोई वस्तु तीनों अक्ष पर गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तो इस प्रकार की गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों की गति, पक्षियों की गति, ठीक है, जल के अंदर मछली की गति, वायुयान की गति। तो इस प्रकार की गति सभी क्या कहलाएंगे, त्रिविमीय गति कहलाएंगे। ओके, तो एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय गति के बारे में आप समझ सकते हैं। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं, ठीक है। दूरी और विस्थापन, तो इसके बारे में हम समझते हैं। दूरी और विस्थापन, तो देखिए सबसे पहले आता है दूरी। तो दूरी क्या होती है। कोई वस्तु चलती है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच जाती है, तो उस वस्तु ने जितना रास्ता तय किया है
उस रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच जाती है तो उसने जितना रास्ता कवर किया है उस रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है तथा विमीय सूत्र दूरी क्या होती है, एक लंबाई होती है, तो लंबाई का होता है L, तो m0 L T0 होता है। यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या होती है, अदिश राशि। तो दूरी के बारे में समझ गए। मान लीजिएगा कि कोई वस्तु यहाँ पर है और यहाँ से जैसे गई और ऐसे आई और ऐसे आ गई, तो A से B पर गई, B से C पर गई और C से D पर आ गई, तो इसने कितनी दूरी कवर की है, दूरी बराबर हो जाएगा AB प्लस BC और प्लस CD। तो जब कोई वस्तु जितना रास्ता कवर करती है उस रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन देखिए, विस्थापन क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु एक बिंदु से उसने गति करना प्रारंभ किया और दूसरे बिंदु पर वो गति करके पहुंच जाती है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है, उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है उस न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी मतलब शॉर्टकट। ठीक है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख रहा हूं। विस्थापन की डेफिनेशन होती है किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी, न्यूनतम शब्द का उल्लेख जरूर करना, के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक भी मीटर ही होता है। इसका मात्रक मीटर तथा विमीय सूत्र, बाकी सब वही होगा। विमीय सूत्र m0 L T0 होता है। यह एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि, यानी इसकी दिशा होती है, सदिश राशि है जिसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ दूरी और विस्थापन दोनों का। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है और यहाँ से कोई वस्तु ऐसे गति करके वृत्तीय मार्ग में और वहीं पर आ जाती है। कोई वस्तु यहाँ से गति करके और उसी बिंदु पर आ जाती है, तो वस्तु की दूरी कितनी होगी, उस वस्तु की दूरी होगी उसके द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई। तो रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी, इस वृत्त की परिधि। तो दूरी तो हो जाएगी वृत्त की परिधि के बराबर, जहाँ r इस वृत्त की त्रिज्या है। और उसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा इसका 0, क्योंकि यह वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है और लौटकर वस्तु कहाँ पर आ जाती है, वहीं पर आ जाती है। तो उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों एक ही बिंदु पर है,
तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, न्यूनतम दूरी 0, तो उस वस्तु का विस्थापन होगा 0। तो यदि कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग में एक पूरा चक्कर लगाती है तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होगी तथा उस वस्तु का विस्थापन 0 होगा। ठीक, चलिए यहाँ से एक बात और आ जाती है कि विस्थापन जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए कोई वस्तु ए बिंदु पर है, ए से कहाँ पर गई, बी पर, ठीक है, ए से बी पर गई, तो अभी इसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, ए बी, और विस्थापन भी ए बी। यहाँ पर उसका दूरी और विस्थापन दोनों बराबर है क्योंकि रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। तो दूरी कितनी हो गई उसकी, ए बी। विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन भी कितना आएगा, क्योंकि ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति, दोनों के बीच की दूरी भी उतनी ही आएगी, तो विस्थापन भी ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी दूरी और विस्थापन दोनों अभी सेम है। अब देखिए वस्तु ए से बी पर गई, ठीक, और बी से फिर लौट के आती है यहाँ तक। पहले ए से बी पर गई और बी से लौट के यहाँ पर आ गई सी पर। तो देखिए वस्तु की दूरी तो कितनी हुई, ए बी प्लस बी सी। पहले उसने ए बी दूरी तय की और फिर बी सी दूरी तय की, तो वस्तु की दूरी तो हो गई इतनी। वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी, तो उसका विस्थापन हो गया ए सी। ये प्रारंभिक स्थिति है और ये उसकी अंतिम स्थिति है, और ये विस्थापन कैसा है भी उसका, धनात्मक। ठीक है, अब देखिए दूसरा, वस्तु ए से बी पर जाती है और बी से फिर लौटकर ए पर आ जाती है। पहले ए से बी पर गई और बी से लौट के कहाँ पर आ गई, ए पर, तो उसकी दूरी तो कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी ए बी प्लस बी ए, यानी पहले इतनी दूरी तय की और फिर इतनी दूरी तय की, तो दूरी तो हो गई उसकी इतनी। ठीक है, विस्थापन कितना होगा उसका, विस्थापन उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि जे इसकी प्रारंभिक स्थिति और जे इसकी अंतिम स्थिति है। क्लियर। तीसरी चीज, वस्तु पहले ए से बी पर गई और बी से फिर यहां पर आ जाती है डी पर। पहले ए से बी पर और बी से फिर कितनी आ गई, और लौट के डी पर आ जाती है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए ए बी प्लस बी ए और प्लस ए डी, तो वस्तु की दूरी हो गई ए बी प्लस बी ए और प्लस ए डी, क्योंकि उसने इतना रास्ता कवर किया है। विस्थापन उसका कितना हो जाएगा, देखिए जे उसकी प्रारंभिक स्थिति है और जे इसकी अंतिम स्थिति है, जी अब विपरीत डायरेक्शन में चली गई, तो इसका विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसको बोलेंगे माइनस के ए डी, क्योंकि वो मूल बिंदु से भी और आगे निकल गई। ठीक है, सीधी भाषा में समझे, यदि वस्तु देखिए ए बिंदु पर है तो जे इसका धनात्मक विस्थापन, ये शून्य विस्थापन, और जे इसका ऋणात्मक विस्थापन। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो आप विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। हाँ, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे, दूरी, और इधर में लिखेंगे विस्थापन। तो पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस में दोनों की डेफिनेशन हो जाएगी। दूरी की डेफिनेशन क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन में क्या हो जाएगा, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो पहला पॉइंट दोनों का डेफिनेशन हो गया। दूसरा पॉइंट, यह अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि, और विस्थापन सदिश राशि है। तो दूरी यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, दूरी सदैव धनात्मक होती है।
दूरी सदैव धनात्मक या शून्य, शून्य भी हो सकती है लेकिन शून्य से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, आप ऐसा लिखोगे। विस्थापन में क्या लिखोगे? विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, जो अभी हमने बताया था। तो दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। चौथा पॉइंट, दूरी का जो मान होता है वो विस्थापन मान के बराबर या उससे अधिक होता है। दूरी विस्थापन से कम कभी भी नहीं हो सकती है। तो दूरी का परिमाण विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि दूरी का परिमाण सदैव विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है। ठीक है, और विस्थापन जो होता है वो दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। तो विस्थापन सदैव दूरी के बराबर या इससे कम होता है। ठीक है, तो इस तरह आप दूरी और विस्थापन में अंतर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है चाल और वेग। चाल और वेग किसे कहते हैं? चाल और वेग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें चाल। चाल इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। तो देखिए, चाल की डेफिनेशन होती है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं तथा इसे एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एस लिखते रहो, एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एस का मतलब होता है स्पीड, अर्थात चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, ये चाल का फॉर्मूला होता है। इसका मात्रक निकाल सकते हैं यहीं से। एसआई पद्धति में इसका मात्रक देखिए, दूरी का तो हो जाएगा मीटर और समय का सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड होता है तथा विमीय सूत्र देखिए, दूरी का हो जाएगा L और समय का होगा T। T ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? LT माइनस 1। M नहीं है तो M0 LT माइनस 1 होता है। अब देखिए, दूरी भी अदिश होता है, समय भी अदिश होता है, तो चाल कैसा हो जाएगा? अदिश राशि। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए इस तरह हमारा जो क्वेश्चन समाप्त। इसके बाद आता है वेग। वेग किसे कहते हैं? ठीक है, तो वेग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वेग इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। तो क्या होता है, वेग और चाल में सिर्फ इतना ही अंतर है कि चाल में कोई दिशा नहीं होती है और वेग की एक दिशा होती है फिक्स। वेग की एक दिशा होती है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को
चली गई दूरी को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं तथा इसे v द्वारा प्रदर्शित करते हैं, v द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वेग बराबर, देखिए या तो हम लिख दें एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, या एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को ही हम विस्थापन भी कहते हैं। तो मैं विस्थापन लिख दे रहा हूं, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो जब एक का फॉर्मूला हो जाएगा, विस्थापन की जगह एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी भी लिख सकते थे। इसका ऐसा ही मात्रक होता है, क्या हो जाएगा वेग का, देखिए विस्थापन का मीटर होता है, समय का सेकंड, तो इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। बेमीय सूत्र, बेमीय सूत्र क्या हो जाएगा, वही विस्थापन यानी लंबाई है एक, तो इसका एल हो जाएगा, और समय का टी, टी ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एम नहीं है तो एम 0। राशि कैसी है जी, वेग कैसी राशि है, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि होता है, इसलिए वेग कैसी राशि होगी, सदिश राशि। ठीक है, और वेग की दिशा वही होती है जो वस्तु के विस्थापन की दिशा होती है। वस्तु किस दिशा में वस्तु ने मतलब अपनी स्थिति को बदला है, किस दिशा में वस्तु ने गति की है, वही उसके वेग की दिशा होगी। ठीक है, तो इस तरह आप वेग के बारे में समझ सकते हैं। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, चाल और वेग में अंतर। ठीक है, चाल और वेग में अंतर। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, चाल लिखेंगे, और एक तरफ वेग। चाल यानी स्पीड, वेग यानी वेलोसिटी। तो पहला पॉइंट तो डेफिनेशन ही हो जाता है, क्या हो जाएगा चाल की डेफिनेशन, कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा। दूसरा पॉइंट, चाल में यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चाल कैसी राशि होती है, अदिश राशि। वेग में क्या हो जाएगा, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तीसरा पॉइंट क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल किस पर निर्भर करती है, दूरी पर, और दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होती है, शून्य से कम नहीं हो सकती है। इसलिए तीसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, चाल सदैव धनात्मक होती है। चाल क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। वेग क्या होता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। तो जो वेग होता है वो धनात्मक तथा ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, चाल में यह सदैव धनात्मक या शून्य होती है। इसमें क्या हो जाएगा, वेग सदैव नहीं, वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, अगला पॉइंट देखिए क्या आएगा। मान लीजिएगा कि कोई वस्तु ए बिंदु पर है और ए से बी पर जा रही है, तो वो ऐसे भी ए से बी पर जा सकती है, ऐसे भी ए से बी पर जा सकती है, और ऐसे भी ए से बी पर जा सकती है। ये 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो तीनों रास्तों में तय की गई लंबाई उसकी अलग अलग है, इसलिए उसकी चाल क्या आएगी, अलग अलग आएगी। ठीक है, तो चाल जो होती है वो मार्ग की लंबाई अर्थात रास्ते की लंबाई पर निर्भर करती है। लेकिन वेग क्या होता है, वेग किस पर डिपेंड करता है, विस्थापन पर। और तीनों ही स्थितियों में वस्तु ने जो गति की है, लेकिन उसका विस्थापन तो कितना है, जे आया है। ठीक है, तो वेग जो होता है वो रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो चाल रास्ते की लंबाई पर निर्भर करती है, वेग रास्ते की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट आप लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होता है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि एक समान चाल किसे कहती है, असमान चाल किसे कहती है, औसत चाल किसे कहते हैं, तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं।
ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है एक समान चाल। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए उसने पहले सेकंड में जी 1 सेकंड में उसने 2 मीटर की दूरी तय की, तो यदि वो फिर अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर की दूरी तय करे, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर की दूरी तय करे, तो जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। ठीक है। फिर आता है असमान चाल। तो असमान चाल भी आप समझ गए होंगे। जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, जैसे पहले सेकंड में उसने 2 मीटर की दूरी तय करी, अगले सेकंड में या तो 2 मीटर से ज़्यादा तय करे या 2 मीटर से कम तय करे। तो जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल को असमान चाल कहते हैं। ठीक है। तीसरा आता है औसत चाल। औसत चाल। तो औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है कि जैसे सपोज कीजिएगा कि कोई वाहन है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक समान चाल से दूरी तय कर रहा है। कहीं पर एक समान चाल से ही गति कर रहा है, कहीं पर उसकी चाल ज़्यादा हुई होगी, कहीं पर उसकी चाल कम हुई होगी। जैसे किसी शहर को क्रॉस करके आया तो शहर में कहीं उसकी स्पीड कम हो जाती है, कहीं उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो एक समान चाल से भी नहीं आया होगा, असमान चाल से आया होगा। तो औसत चाल क्या होती है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। यानी चली गई कुल दूरी, मैं इधर लिख दे रहा हूं, औसत चाल क्या होता है? औसत चाल किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी और लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। अर्थात औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेन है, दिल्ली से मुंबई के बीच में गति करती है। ठीक है। तो उसकी औसत चाल कैसे निकालेंगे कि वो दिल्ली से मुंबई तक जाने में उसने कितनी दूरी तय की है और दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में उसको कुल कितना समय लगा है। तो चली गई दूरी में यदि हम लगे समय से भाग दे देंगे तो उसकी औसत चाल आ जाएगी कि हर घंटे उसने लगभग इतनी दूरी कवर की है। ठीक है। लेकिन वास्तव में उसने हर घंटे उतनी दूरी कवर नहीं की है। हर घंटे उसके द्वारा चली गई दूरी कहीं कहीं ज़्यादा थी और कहीं कहीं कम थी। ठीक है। चलिए अब आता है हमारा तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, इसको तात्कालिक चाल भी बोल सकते हैं, इंटेंसली स्पीड। तो देखिए तात्क्षणिक चाल क्या होती है? किसी समय विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल
कहते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा कि कोई वाहन गति करता हुआ जा रहा है, ठीक है, जे कोई रोड है जिस पर गति करता हुआ जा रहा है, और इस रोड पर जे कुछ मतलब इंडिकेटर बने हुए हैं, कुछ सूचक बने हुए हैं। जैसे जे मान लीजिए ए बिंदु है, जे बी बिंदु, जे सी बिंदु। तो जो रोड पर जा रहा है, तो मान लीजिएगा कि बी बिंदु को जब उसने क्रॉस किया था तब उसकी चाल क्या थी। समझ रहे हैं ना? जब वो स्पीड में जा रहा था, तो जब वो बी बिंदु को क्रॉस कर रहा था तो बी बिंदु पर उसकी चाल क्या थी, उसी चाल को बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। तो किसी समय विशेष पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहती है। और इस चाल का जो मापन होता है वो उस वाहन में स्पीड का जो मीटर लगा रहता है उसकी सहायता से किया जाता है। समझ गए ना? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। किसी क्षण विशेष पर, क्षण मतलब समय, क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ठीक है? तात्क्षणिक चाल का मापन स्पीडोमीटर की सहायता से किया जाता है। यानी उस वाहन में स्पीड का जो मीटर लगा होता है उससे तात्क्षणिक चाल का मापन किया जाता है। ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तात्क्षणिक चाल बराबर हम इसको ऐसे लिख दें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। ठीक है? इसका मतलब क्या है? डेल्टा टी क्या है? अल्प समय, किसी छोटे से समय पर वस्तु की चाल। ठीक है? तो डेल्टा टी टेंस टू 0 मतलब वो 0 नहीं है लेकिन 0 की ओर अग्रसर है, मतलब 0 से थोड़ा ही बड़ा है। तो किसी अल्प समय पर वस्तु की चाल क्या है। ठीक है? इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो लिमिट हटा देंगे तो dx बटे dt, ये तात्क्षणिक चाल का फॉर्मूला हो जाएगा। तात्क्षणिक चाल, इसका मतलब ये है कि डेल्टा टी समय में वस्तु ने डेल्टा एक्स दूरी तय की थी, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है? अल्प समय। तो अल्प समय में वस्तु ने दूरी भी कितनी कवर की होगी? अल्प दूरी। तो ये तात्क्षणिक चाल। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा एक समान वेग। तो एक समान वेग क्या होता है? बिल्कुल वही डेफिनेशन है, सिर्फ इसमें दिशा आ जाएगी। तो किसी वस्तु, जब कोई वस्तु समान समय में एक निश्चित दिशा में समान दूरी तय करती है तो वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं। ठीक है? फिर आता है असमान वेग। तो असमान वेग की डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसे ही है। जब कोई वस्तु समान समय में एक निश्चित दिशा में असमान दूरी तय करती है, वेग में दिशा शब्द का उल्लेख करना। जब कोई वस्तु समान समय में एक निश्चित दिशा में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु के वेग को असमान वेग कहते हैं। ठीक है? फिर आता है औसत वेग। तो औसत वेग में क्या हो जाएगा? किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई कुल दूरी और लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई कुल दूरी और लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। फिर आता है तात्क्षणिक वेग। तो किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। या किसी क्षण विशेष पर एक निश्चित दिशा में वस्तु के वेग को
तात क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। हमारा अगला प्रश्न है त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है त्वरण। त्वरण एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो देखिए त्वरण की क्या डेफिनेशन होती है। यदि किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है, यानी कि समय के साथ यदि किसी वस्तु का वेग या तो बढ़ जाता है या किसी वस्तु का वेग घट जाता है, तो समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, यदि उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो प्रति सेकंड उसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, उस प्रति सेकंड परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, गति कर रही है, उसका वेग गति करते हुए हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड और 5 सेकंड बाद उसका वेग 10 मीटर से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हुआ है, उस बीच में उसको कितना समय लगा? 5 सेकंड। तो इसका मतलब हर सेकंड उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, वह परिवर्तन त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी प्रति सेकंड जितना परिवर्तन होता है वही त्वरण कहलाता है। जैसे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये मतलब एक्सेलरेशन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी समय अंतर। ठीक है, तो ये त्वरण का फॉर्मूला हो जाता है। अब यहीं से इसका मात्रक आ जाएगा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक देखिए, वेग में परिवर्तन होगा तो वो वेग ही रहेगा और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड बटे समयांतर, यानी समय का अंतर भी एक समय होगा और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा? इसके नीचे एक हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा, सेकंड नीचे ही रह जाएगा, तो इसका मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विमीय सूत्र यहीं से निकाल दें। देखिए मीटर यानी लंबाई, तो लंबाई का हो जाएगा एल, सेकंड यानी समय का टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो टी की घात -2। एम नहीं है तो m0, तो m0 एल टी -2 इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। राशि कैसी है जी? देखिए त्वरण किस पे डिपेंड है? वेग पर। ठीक है, और वेग कैसी राशि है? सदिश, इसलिए त्वरण भी सदिश राशि होता है। ठीक है, तो त्वरण कैसी राशि होता है? सदिश राशि। अब यहाँ से त्वरण को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। त्वरण दो प्रकार का होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक तो होता है धनात्मक त्वरण, एक होता है ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, त्वरण दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। तो धनात्मक त्वरण क्या होता है? देखिए वेग में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन दो प्रकार से होता है, वेग बढ़ भी सकता है और वेग घट भी सकता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो उसको बोलते हैं हम धनात्मक त्वरण। ठीक है, जब किसी वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो उसमें उत्पन्न त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं, और जब किसी वस्तु के वेग में कमी होती है, वेग घटता है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दें, कोई स्टेशन है, जब स्टेशन से गाड़ी चलना शुरू होती है तो उसके वेग में क्या होता है? वृद्धि होती है।
तो उसमें कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है? धनात्मक त्वरण। जब अगले स्टेशन पर ट्रेन को रुकना होता है तो वो ब्रेक लगाना शुरू करती है, जिससे उसके वेग में कमी होती जाती है। तब उस ट्रेन के वेग में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है, और ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम भी है मंदन। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी, ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को मंदन या इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। फिर से वही डेफिनेशन, एक समान त्वरण। तो जब किसी वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा किसी वस्तु के वेग में हर सेकंड 2 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हो रहा है, तो हर सेकंड यदि उसके वेग में 2 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती जाए तो इसका मतलब है कि उसमें एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अर्थात जब किसी वस्तु के वेग में समान समय में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। फिर आता है हमारा असमान त्वरण। दूसरा क्या है? असमान त्वरण। त्वरण, समान त्वरण की डेफिनेशन हुई गई, एक समान त्वरण। ठीक है, असमान त्वरण क्या होता है? जब किसी वस्तु के वेग में समान समय में असमान परिवर्तन होता है। जैसे पहले सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ, दूसरे सेकंड में 2.5 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ, तीसरे में सेकंड या 2.1 मीटर प्रति सेकंड का परिवर्तन हुआ। तो समान समय में असमान परिवर्तन होता है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। अगला आता है औसत त्वरण। औसत त्वरण, तो औसत त्वरण की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? किसी वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और लगे कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। ठीक है, फिर आता है तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक क्या हो जाएगा? किसी समय विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर वस्तु के वेग में परिवर्तन को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। किसी क्षण विशेष पर यानी किसी समय विशेष पर वस्तु में उत्पन्न त्वरण को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।